हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम एसएससीएन में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डे 5 के अंतर्गत अपने अगले टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यायपालिका। तो डे 5 में हम यहाँ पर न्यायपालिका को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपकी संघ की न्यायपालिका होगी, यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और जो भी हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हम जीके के हर एक सेगमेंट को यहाँ पर कवर कर रहे हैं थ्योरी एंड क्वेश्चंस के साथ। और इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी को, और ये हमने 10 डेज़ में इनको डिवाइड कर रखा है और 4 क्लासेज हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, यानी डे 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं सभी टॉपिक। और ये डे 5 है और उसके बाद आगे आने वाली क्लासेस भी आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो चलिए डे 5 स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और आज का टॉपिक है न्यायपालिका, यानी कि जुडिशरी सिस्टम जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपका केंद्र के लेवल में, राज्य के लेवल में, साथ ही साथ जिला के लेवल में जो आपके न्यायालय कार्य करते हैं उनके हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हमारे पूरे देश का एकमात्र न्यायालय होता है और इसे ही हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय इसे हम कहते हैं, और ये संघ की न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। और भाग 5 में हमने कार्यपालिका के बारे में भी पढ़ा था, वो हमारे अलग आर्टिकल थे। लेकिन भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक जो प्रावधान हमारे संविधान में दिए गए हैं वो हमारे एससी से रिलेटेड हैं। यहाँ पर एससी को आप सुप्रीम कोर्ट समझें, जो हम शॉर्ट फॉर्म का यहाँ पर यूज करने वाले हैं, और इसमें होगा एचसी, जो कि हाई कोर्ट के रूप में हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए, मूल संविधान में अगर न्यायाधीश की संख्या हम ज्ञात करें, जो सुप्रीम कोर्ट है, तो उसमें न्यायाधीश की जो संख्या है वो भी हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायाधीश की संख्या का भी प्रावधान किया गया है, और मूल संविधान में ये संख्या थी 8। यानी इसमें आपका एक चीफ जस्टिस शामिल होंगे और साथ ही साथ जो 7 अन्य न्यायाधीश हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो मूल संविधान में इनकी संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में जैसा कि आपको पता है जनसंख्या बढ़ रही है, साथ ही साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, आपराधिक मामले हों या फिर अन्य मामले हों, तो इसीलिए न्यायाधीशों की संख्या भी समय समय पर बढ़ती रही है। और वर्तमान में अगर हम बात करें 34, यानी 1+33 जो न्यायाधीश हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात आती है, तो इनकी जो नियुक्ति है किस प्रकार से की जाती है। तो देखिए, इनके लिए एक अलग प्रणाली है, कोई चुनाव या इत्यादि का तो कोई काम है नहीं। यहाँ पर जो प्रणाली उपयोग की जाती है उसे हम कहते हैं कॉलेजियम प्रणाली। तो इसमें होता क्या है, ये 5 लोगों की एक ये हम कह लें संगठन होता है, 5 लोगों का एक समूह होता है, जिसे हम कॉलेजियम कहते हैं। और इसमें शामिल कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश, यानी जैसे कि सबसे पहले तो सीजेआई हो गए, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, और उनके साथ 4 अन्य जो कि वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो इसमें शामिल होते हैं, कॉलेजियम में शामिल होते हैं। उन्हीं के द्वारा क्या किया जाता है, जिस भी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो उसी न्यायाधीश का नाम किसको भेजा जाता है, राष्ट्रपति को भेजा जाता है। तो देखिए, जब भी आए इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति के लिए ये मैंडेटरी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि कॉलेजियम प्रणाली को ही फॉलो करेगा। इसके अलावा इसके हम ये कह लें, इसके अल्टरनेट के रूप में एक और प्रणाली बनाई गई थी, लेकिन उसमें कानून मंत्री भी शामिल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने आप में स्वतंत्र है, संविधान का रक्षक है, इसलिए वहाँ पर किसी अन्य, हम ये कह लें किसी और कोई अगर पॉलिटिकल लीडर है उसका इन्फ्लुएंस वहाँ पर देखने को नहीं मिलना चाहिए। इस वजह से ही कॉलेजियम प्रणाली को बनाया गया है, जिसमें केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो ही यहाँ पर मुख्य भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रपति एक औपचारिकता है कि उसके द्वारा इन अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो यहाँ पर की जाती है। और बात आती है अगर मुख्य न्यायाधीश की, तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका जो हम ये कह लें चयन है या उनकी जो नियुक्ति है ये वरिष्ठता के आधार पर होती है। यानी उन्हीं में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो अन्य न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वरिष्ठ न्यायाधीश ही यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनेगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कहीं से नियुक्त करते हैं, कहीं से चुनते हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। अब देखिए, बात करें अगर हम कार्यकाल की, तो 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल होता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का, यानी कि जजेस का। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं 65 वर्ष की आयु तक वो यानी सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवा दे सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो इस जो कॉलेजियम प्रणाली है इसका उल्लंघन भी हमको देखने को मिला। यानी मुख्य न्यायाधीश वैसे तो वरिष्ठता के आधार पर चुना जाना चाहिए, यही व्यवस्था चलती आ रही है, लेकिन 1973
और 1977 में जब ये आपातकाल का समय था, 1975 का इंदिरा गांधी सरकार इस समय हुआ करती थी, यानी इंदिरा गांधी जी की सरकार हुआ करती थी। तो 1973 और 77 में कोलेजियम प्रणाली का उल्लंघन किया गया। इसमें क्या था कि केस था, जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में केस सरकार और कोई संगठन है उसके उनसे जुड़े हुए जो केसेस हैं वो आपके चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसके अलावा जो भी किसी राज्य और राज्य का केस है वो भी वहाँ पर चलता है। तो ये सरकार का केस था और कुछ जो न्यायाधीश सरकार के विरुद्ध थे, लेकिन वो वरिष्ठ थे, यानी वरिष्ठ न्यायाधीश थे। लेकिन जो एक फ़ैसला आया था, जो बेंच बनाई जाती है 7 न्यायाधीशों की, 9 न्यायाधीशों की, तो उसमें जो वरिष्ठ न्यायाधीश थे वो इस सरकार के खिलाफ थे और इस वजह से उनको यहाँ पर इग्नोर करते हुए नीचे, यानी जो तीसरे नंबर के वरिष्ठ न्यायाधीश से उनको यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो ये कोलेजियम प्रणाली का एक प्रकार से उल्लंघन था, या हम ही कह लें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के चयन का एक ये उल्लंघन था। लेकिन वैसे जो भी यहाँ पर वरिष्ठ होगा उसी को CJI बनाया जाएगा, ऐसी व्यवस्था चलती आ रही है। अब देखिए कुछ आर्टिकल्स हैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए, उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल है 124 और इसके अंतर्गत भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तो इसमें बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और आर्टिकल 125 में बताया गया है वेतन और भत्ते। जो भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्तों की जो बात है वो आपकी 125 आर्टिकल में की गई है। फिर आता है आर्टिकल 128 और इसमें बताया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय में बैठने का अनुरोध किया जा सकता है। यानी एक ये रिक्वेस्ट की जा सकती है, जब भी आवश्यकता अगर पड़ती है तो जो भी सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड न्यायाधीश हो चुके हैं, 65 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, उनको भी अल्पकाल के लिए सर्वोच्च न्यायालय में बुलाया जा सकता है किसी केस के मद्देनज़र, या जब भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। फिर आता है आर्टिकल 143, इसके अंतर्गत सलाहकारी अधिकारिता। इसका क्या मतलब है, यानी जो राष्ट्रपति है वो आपका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह ले सकता है किसी भी मामले के दौरान। तो ये सलाहकारी अधिकारिता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की, आर्टिकल 143 के अंतर्गत। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा। यही जो आर्टिकल हैं वो आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ कोलेजियम प्रणाली को आपको याद रखना है और जजेस की जो एज है उसको आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। देखिए हाई कोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर न्यायाधीशों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है, यानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार से आप यहाँ पर न्यायाधीशों का चयन किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका जो उल्लेख है आपको भाग 6 में देखने को मिलेगा। देखिए जो आपका भाग 5 है ये आपका संघ से रिलेटेड है, यानी जितने भी संघ की कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, इससे जुड़े हुए जो भी आर्टिकल हैं वो आपको भाग 5 में देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भाग 6 है इसमें आपको राज्य से जुड़े हुए सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, यानी राज्य की कार्यपालिका है, राज्य की न्यायपालिका है, राज्य की विधायिका है, तीनों ही चीज़ें आपको अलग अलग आर्टिकल में देखने को मिलेंगी भाग 6 में। तो भाग 6 के ही आर्टिकल 214 से 231 तक यहाँ पर हाई कोर्ट के बारे में जो प्रावधान है वो आपके बताए गए हैं। तो आर्टिकल सबसे पहले आता है आर्टिकल 217 और इसमें कहा गया है न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाएगी। तो हाई कोर्ट में जो जज हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन इसमें राज्यपाल की सलाह मांगी जाती है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह मांगी जाती है, फिर इनका चयन किया जाता है। और यहाँ पर जो इनका कार्यकाल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो 62 वर्ष की आयु में ही रिटायर हो जाते हैं, यानी अगर उनकी आयु 62 वर्ष हो चुकी है तो क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या है, वहाँ पर 65 वर्ष की आयु रखी गई है। फिर आता है 226 और आर्टिकल 226 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता, यानी वो जो 5 रिटें थी हमने पढ़ा था मौलिक अधिकार के अंतर्गत, जो कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं और जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहा जाता है। तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो आर्टिकल 226 और 32 दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं जिनके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता हमको देखने को मिलती है। तो ये उच्च न्यायालय से जुड़े हुए कुछ प्रावधान है। फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है, वो है 25। अब आप कहेंगे सर 28 तो हमारे स्टेट हो गए और 8 हमारे क्या हो गए, यूनियन टेरिटरी हो गए। तो और जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट, लगभग हम एक राज्य का एक हाई कोर्ट यहाँ पर देखते हैं। लेकिन जो उच्च न्यायालयों की संख्या है वो तो आपकी 25 ही है, 25 ही है।
और स्टेट 28 है हमारे पास, 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो देखिए इनकी कुछ ऐसे हमारे उच्च न्यायालय हैं, निम्नलिखित 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकारिता का निर्वाह करते हैं। तो जैसे कुछ हमारे छोटे राज्य हो गए तो उनमें क्या है, आपस में मिला दिया गया, यानी एक उनका हाई कोर्ट होगा और उसमें 2 से 3 आपके जो स्टेट हैं उनको वहाँ पर शामिल कर लिया गया है। तो इसीलिए इनकी संख्या कम है, हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरी की संख्या अधिक है मिलाकर। तो देखिए जैसे कुछ इनमें कौन कौन से हमारे उच्च न्यायालय हैं, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और गुवाहाटी किसकी राजधानी है, असम की, तो असम तो इसमें शामिल ही होगा। असम के साथ साथ नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य हैं, इनके भी जो मामले होते हैं वो कहाँ पर यानी इनकी सुनवाई होती है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, यानी गुवाहाटी हाई कोर्ट में। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट में असम के साथ साथ नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के भी जो मामले होते हैं वो देखे जाते हैं। फिर है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। तो इसमें पंजाब है, हरियाणा जो कि 2 अलग अलग राज्य हैं, और चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। इन तीनों के मामले ही पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में देखे जाते हैं। फिर है बम्बई, जिसे हम मुंबई कहते हैं, उच्च न्यायालय, और इसमें महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव जिनका विलय कर दिया गया था, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, और गोवा हमारा एक राज्य है। तो गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सभी के जो मामले हैं कहाँ पर देखे जाते हैं, बम्बई उच्च न्यायालय में देखे जाते हैं। फिर है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं, और इन दोनों के मामले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में देखे जाते हैं। फिर है कलकत्ता, जिसे हम क्या कहते हैं, कोलकाता कहते हैं। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, पश्चिम बंगाल की तो राजधानी ही है, साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी जो मामले हैं वो आपके कलकत्ता उच्च न्यायालय में ही देखे जाते हैं। फिर है केरल उच्च न्यायालय, इसमें केरल तो शामिल ही होगा, साथ ही साथ लक्षद्वीप भी शामिल है। इसी प्रकार से मद्रास उच्च न्यायालय, जिसमें तमिलनाडु और पुदुचेरी 2 यहाँ पर शामिल हैं, जिनमें ये यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पर अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पर दोनों ही यूनियन टेरिटरी हैं। अब देखिए एक विशेष पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है, दिल्ली एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, यानी दिल्ली एक ऐसा यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है, यानी कि स्वतंत्र हाई कोर्ट है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का स्वयं का ही यहाँ पर एक हाई कोर्ट है। वैसे दिल्ली में ही आपका क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी है, लेकिन वो अलग हो गया। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का एक ही है, लेकिन हाई कोर्ट हर एक राज्य में लगभग आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिनमें नहीं है उनमें अन्य के अधिकार क्षेत्र में वो शामिल है। तो इनसे जुड़ी हुई दिल्ली ही एक ऐसा हमारा यूनियन टेरिटरी बनता है जिसमें खुद का स्वतंत्र उच्च न्यायालय है, यूनियन टेरिटरी होते हुए भी बाकी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो किसी अन्य की अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, हम देखते हैं अधीनस्थ न्यायालय यानी सब ऑर्डिनेट जो हमारे कोर्ट हैं उनके बारे में, और इसमें है भाग 6 की अनुच्छेद 233 से 237 तक। तो देखिए हाई कोर्ट के बाद ही अधीनस्थ न्यायालय का भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं संविधान में भाग 6 के अंतर्गत ही। और इसमें अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है जो हमारे जिला न्यायालय होते हैं, जिला स्तर पर जो हमारे न्यायालय हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए जिला न्यायाधीश किसी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। तो जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होगा, जो जिला का न्यायाधीश होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट जो जज होगा। जब यह सिविल मामले देखता है तब इसे जिला न्यायाधीश कहा जाता है, और जब यह आपराधिक मामले देखने के दौरान उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जैसे 2 प्रकार के कोर्ट आपने सुने होंगे, सेशन कोर्ट होता है और एक आपका सिविल कोर्ट होता है। तो जिसमें जो सिविल मामले हैं वो अगर देखे जाएंगे तो ये जिला न्यायाधीश यानी न्यायाधीश सेम है वो, लेकिन उसके जो नाम है वो अलग अलग हो जाएंगे। यानी सेशन जज कहा जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, सत्र न्यायाधीश कहा जाएगा जब वो आपराधिक मामले देखेगा। दोनों ही मामले जिला स्तर पर आपके देखे जाते हैं, तो अलग अलग इसी प्रकार से नाम होते हैं, आप उनमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना। जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उन्हें ही जिला न्यायालय कहते हैं, उन्हें ही सत्र न्यायालय कहते हैं, लेकिन जज जो है वो बदल जाता है। जैसे जब वो आपराधिक मामले देख रहा है तब वो सत्र न्यायाधीश है, जब वो सिविल मामले देख रहा है तब वो जिला न्यायाधीश है। ये इतना केवल डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो ये आर्टिकल याद रखने, और ये जो सत्र न्यायालय है जिला न्यायाधीश है, सत्र न्यायाधीश है, ये आपको याद रखना है। बाकी अधीनस्थ न्यायालय में और कुछ नहीं है याद करने का। बाकी फिर आ जाते हैं हमारे कुछ अदर कोर्ट फॉर्म किए गए हैं। वैसे तो 3 मेजर ही हमने देख लिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने पढ़ा, हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हमने अधीनस्थ न्यायालय जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ा। लेकिन फिर अन्य कोर्ट भी हमारे आ जाते हैं जो छोटे छोटे बनाए गए हैं, अलग अलग एक पर्टिकुलर
हम ये कह लें पर्टिकुलर पार्ट के लिए। और इसमें सबसे पहले आ जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? ये जनपद न्यायालय की भांति ही है, यानी जिला न्यायालय की भांति होते हैं, जिसका गठन लंबित मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए किया जाता है। तो निपटाने के लिए किया जाता है जो भी मामले लंबित हैं। हम देखते हैं आप बहुत सारे केसेस होते हैं कोर्ट में, तो कोई कोई केस ये होता है कि 10 साल लग रहे हैं, उसमें 8 साल लग रहे हैं पूरा होने के लिए। जैसे कोई ज़रूरी केस आ गया, कोई आपराधिक मामला एक बड़े पैमाने पर फैल गया और उसमें क्या है जल्दी ही निर्णय लेना है, तो फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट का यूज़ किया जाता है। और जो लंबित मामले होते हैं उसको तेज़ी से यहाँ पर उसका निपटारा किया जाता है। तो फिर केस आपका चलता है किस कोर्ट में? फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो जैसा कि इसका नाम है फास्ट ट्रैक, तो फिर इसमें जो अदर केसेज हैं उनको छोड़कर, उनके क्रम को छोड़कर यहाँ पर जो लंबित मामले हैं उनको तेज़ी से निपटाने के लिए कार्य किया जाता है। फिर एक अगला टर्म आता है कोर्ट मार्शल। आपने भी सुना होगा, डिफेंस में इस टर्म का बेसिकली यूज किया जाता है कि उस यानी वो जो एक पर्सोनल था या जो भी सेना का जवान था उसको कोर्ट मार्शल किया गया। इसका क्या मतलब होता है? तो ये बेसिकली सेना के न्यायालय होते हैं, सैनिक और अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाए जाते हैं। यानी जो भी हमारे आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी हो गई या फिर इंडियन आर्मी हो गई, उनके जो भी जवान होते हैं वो अगर कोई अपराध करते हैं, उनसे जुड़े कोई मामले होते हैं, तो उनकी सुनवाई कहाँ होती है? सेना न्यायालय में होती है। उनका कोर्ट मार्शल किया जाता है, यानी वहीं पर उनका एक अलग न्यायालय होता है जहाँ से उनको जो भी उचित पनिशमेंट है वो वहाँ पर दिया जाता है। तो उसे हम कहते हैं कोर्ट मार्शल। डिफेंस के सेंस में इसका यूज किया जाता है। फिर आता है हरित अधिकरण। और हरित अधिकरण क्या होता है? इसे हम कहते हैं ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या होता है? तो पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों की जल्द निपटारा करने के लिए इसका गठन किया गया। तो ये जो भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए आपके जो केस होंगे, यानी जैसे पौधों की कटाई है या फिर कोई भी जंगल से या पर्यावरण से संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसके केस का जल्द ही निपटारा करना होगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक बड़ी समस्या है। आलूबर प्रकृति से ही सब कुछ है, तो नेचर से जुड़े हुए जो भी मामले होंगे, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जो मामले होंगे, उनका जल्द निपटारा करने के लिए इस अधिकरण का गठन यहाँ पर किया गया है। और इसमें कोई भी शिकायत अपनी दर्ज कर सकता है, कोई भी वो संगठन हो, मीडिया हो। जैसे कहीं पर पेड़ों की कटाई चल रही है तो मीडिया क्या करेगी? मीडिया इस खबर को प्रकाशित करेगी और हरित अधिकरण में उसके खिलाफ केस भी किया जाएगा, शिकायत दर्ज की जाएगी। किसी एनजीओ के द्वारा यहाँ पर शिकायत दर्ज की जा सकती है हरित अधिकरण में, और इनको जल्द से निपटाया जाएगा। जो भी पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए मुद्दे होंगे तो उसके लिए ही इस हरित अधिकरण को बनाया गया। तो ये है हरित अधिकरण। कोर्ट मार्शल हो गया हमारा, फास्ट ट्रैक हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और अधीनस्थ न्यायालय। यहाँ पर हमने पढ़ लिया जो भी जिला न्यायालय होते हैं उनका क्या अलग अलग फंक्शन होता है, सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब थ्योरी तो हमारी कंप्लीट हो गई न्यायपालिका से रिलेटेड। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इनसे बनने वाले। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? यानी कौन गार्ड करता है यहाँ पर भारतीय संविधान को? अगर संविधान में कोई बदलाव करना है तो कहीं ना कहीं उसके बाद में वो कहीं उल्लंघन तो नहीं कर रहा है संविधान की प्रस्तावना का, इसको कौन चेक करता है और संरक्षक कौन है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो संरक्षक होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। और इसे संविधान का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा नियम बनाया जाता है जो कि संविधान की प्रस्तावना और मूल तत्वों का उल्लंघन करता है तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन, और ये आपका पीसीएस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पहले आप कहेंगे कि पहले तो आप पढ़ा चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रत्येक न्यायाधीश हैं उनको कोलेजियम प्रणाली से यहाँ पर नियुक्त किया जाता है, लेकिन पहले ही ऑप्शन में ये दिया हुआ है। आप अगर ये ऑप्शन लगा देंगे तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। कोलेजियम का निश्चित तौर पर यूज किया जाता है 1 CJI और 4 वरिष्ठ यहाँ पर जज शामिल होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनके द्वारा जो सलाह है वो दी जाती है, वो नाम दिया जाता है किसका? जो न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है किसे? राष्ट्रपति को। तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि राष्ट्रपति ही अन्य न्यायाधीशों की नियुक्त करता है, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे सलाह लेना, और अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं यानी कोलेजियम जो पूरा एक ग्रुप है उससे सलाह लेना उनके लिए मैंडेटरी होगा। तो सही आंसर होगा राष्ट्रपति, ना कि कोलेजियम। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नियुक्ति की बात है तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन उसको सलाह माननी होगी कोलेजियम की। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने
कि शक्ति किसमें निहित है, यानी वृद्धि कौन करेगा अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है, तो वो वृद्धि करेगा संसद। संसद के द्वारा ही इनकी संख्या में, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। अगला क्वेश्चन है PIL का पूरा नाम क्या है। तो मूल अधिकार में ही हमने पढ़ा था यहाँ पर PN भगवती जो कि एक न्यायाधीश हैं, इनको ही PIL का जो कॉन्सेप्ट लाने का श्रेय जाता है वो जाता है PN भगवती को। PIL का मतलब क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंक्वायरी लिटिगेशन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन। तो सही आंसर होगा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जो जनहित याचिका होती है जिसे हम कहते हैं, उसे ही इंग्लिश में PIL कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। ये बेसिकली जनहित वाद होता है, यानी कि सुनवाई का एक प्रकार से अधिकार होता है। और आर्टिकल 32 में इसी के बारे में बताया गया है, यानी आपके अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो फिर आप यहाँ पर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन है जनहित याचिका कहाँ पर प्रस्तुत की जा सकती है, यानी कहाँ दे सकते हैं आप PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आप कहाँ पर दायर कर सकते हैं। केवल सुप्रीम कोर्ट में, राज्यों के उच्च न्यायालय में, या केंद्रीय प्राधिकरणों में, या फिर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो बिल्कुल सही आंसर आपका D नंबर होगा। हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही जगह आप इसको दे सकते हैं। आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पर रिट अधिकारिता यानी रिट जारी की जाती हैं। 5 रिट जो होती हैं वो आपकी जारी की जाती हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। जनहित याचिका आप यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था न्यायपालिका से रिलेटेड, और ये हमने डे 5 में इस टॉपिक को कवर किया और आधी पॉलिटी को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। और आगे आने वाले 5 दिनों में, यानी आगे आने वाली जो 5 क्लासेज होंगी उनके साथ ही जो हमारी पूरी पॉलिटी है अच्छी तरीके से कवर हो जाएगी। तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।